हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी और आज के इन न्यूज़ में हमारा जो टॉपिक है वो, क्योंकि आज विश्व जल दिवस है तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक है। दरअसल आज विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि अगर भारत का जो आत्मनिर्भर बनने का जो विजन है उसको पाने के लिए वाटर कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर निर्भरता बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये वो जल शक्ति अभियान कैच द रेन और इससे जुड़े कौन कौन से मुद्दों पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ और भी क्या बातें हैं उनको हम देखेंगे आगे चलकर। उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी बात, जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ख़ास खबर है कि क्विक रिविज़न कोर्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का क्विक रिवीजन कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 12 मार्च से और ये ऑनलाइन मोड है और इसमें कुल 80 कक्षाएं हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो यहाँ दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके ले सकते हैं। नंबर है 87501 एक और नंबर यहाँ दिया हुआ है 9319290700। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान लॉन्च किया है, इसके साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारे डायमेंशंस रहेंगे और हम विश्व जल दिवस के बारे में भी बात करेंगे जो कि आज है। तो इन डायमेंशंस के थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जल शक्ति अभियान कैच द रेन की, जो कि आज विश्व जल दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो मैंने बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये लॉन्च किया गया है और इसको 22 मार्च से 30 नवंबर तक जो देश में प्री मानसून और मानसून की अवधि है इसके लिए इसको लागू किया गया है। और इसकी थीम क्या है? कैच द रेन, जहां भी जब भी संभव हो वर्षा जल का संग्रह करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम वर्षा जल का संग्रह सही तरीके से करते हैं तो इससे हम भूमि का जो जल है, भूजल है, उस पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो सकेगी अगर वर्षा जल का सही तरीके से संग्रहण किया जाता है। और इस जो जल शक्ति अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात करें, वर्षा जल का समुचित संग्रह सुनिश्चित करना, क्योंकि वर्षा जल ही इसकी थीम है, वर्षा जल को लेकर ही इसकी थीम है। और जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तो उसी को लेकर इसका उद्देश्य है कि वर्षा जल का जो समुचित संग्रह है वो सुनिश्चित किया जाए और इससे रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स है इसमें उनको सक्रिय करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा कि ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो जल संरक्षण है उसमें लोगों की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसी को लेकर इसे एक जन आंदोलन के रूप में पेश किया जा रहा है इस जल शक्ति अभियान को। तो ये बात हुई जल शक्ति अभियान की। अब हम बात करते हैं आगे कि जो मैंने आपको बताया कि इस मौके पर केन बेतवा लिंक परियोजना भी, उस पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो केन बेतवा नदियों की बात करें, केन बेतवा नदी है दोनों, तो इन दोनों नदियों की बात करें तो ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं और मध्य प्रदेश से निकलती हैं और केन नदी यमुना और बेतवा नदी से उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है। तो ये इस पर जो साइन किए गए हैं वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये एक अंतर्राज्यीय नदी सहयोग समझौता है, क्योंकि मैंने बताया केन बेतवा नदी दोनों नदियां हैं, तो एक अंतर्राज्यीय नदी सहयोग समझौता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। इसके अलावा ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, नदी लिंक परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना दोनों एक है। और इसमें क्या है, नदियों को आपस में जोड़कर, क्योंकि दोनों नदियों को जोड़ने की बात हो रही है, नहर के जरिए, एक नहर के जरिए दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और उससे जो भी नदियों का अतिरिक्त जल है, किसी नदी का जो अतिरिक्त जल है वो दूसरी नदी तक पहुंचाकर इसका लाभ दिया जा सकेगा उस क्षेत्र को। तो ये इसका फायदा होगा। और इससे जो इस परियोजना में केन से बेतवा नदी तक, जैसे मैंने बताया कि नहर के जरिए इसको जोड़ा जाएगा, केन से बेतवा नदी तक पानी का हस्तांतरण किया जाएगा, नहर के जरिए जोड़ी जाएंगी दोनों नदी। इसके अलावा दाऊधन बांध का निर्माण किया जाएगा, लोअर ओर परियोजना और कोठा बैराज और बीना संकुल
बहुउद्देशीय परियोजना के जरिए इनको दोनों को जोड़ा जाएगा। अब इसका फायदा जैसे बताया मैंने कि जो किसी भी एक नदी का जो अतिरिक्त जल है वो दूसरी नदी तक पहुंचाकर उस क्षेत्र को लाभ पहुंचाया जाएगा कि अगर कहीं पानी कम है, जिस क्षेत्र में पानी कम है, पानी की कमी है, उस क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब नदी जोड़ो परियोजना के कुछ हानि भी होती हैं, कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र में जहां नदी जो दो नदियों को आपस में जोड़ा है, अगर उस क्षेत्र में पानी की अधिकता ज़्यादा है, जिस क्षेत्र में पानी की अधिकता ज़्यादा है और वहां अगर बाढ़ की समस्या होती है तो वो दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करेगी जिससे वो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जब एक नदी से दूसरी नदी को नहर के जरिए जैसे जोड़ा जाएगा तो वहाँ भूमि अधिग्रहण की भी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि नहर के जरिए जब जोड़ा जाएगा तो ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी जब नहर जाएगी वहाँ से, तो उससे क्या है, पेड़ भी कटने की आशंका हो सकती है, पेड़ भी काटे जा सकते हैं। और पानी का जब संग्रहण किया जाएगा तो बांध बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, बांध बनेगा तो लोगों के विस्थापन की समस्या उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से कई सारी समस्याएं भी इसकी आपस में हैं। इसका फ़ायदा भी है तो कुछ समस्याएं भी है, कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो ये बात हम कर रहे थे केन बेतवा नदी समझौता की, कि जो इस अवसर पर किया गया है जब ये जल शक्ति अभियान लॉन्च हुआ। अब हम बात करते हैं विश्व जल दिवस की। विश्व जल दिवस आज है, तो ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर इसके अपनाने की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने जो इसका संकल्प अपनाया था वो 1992 में अपनाया था। 22 दिसंबर 1992 को अपनाया गया था और उसके बाद से 1993 से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व भर के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी यही है कि जो वैश्विक जल संकट है, इस वक्त पूरी दुनिया में जल संकट तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, तो जो वैश्विक जल संकट है उसके प्रति लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जाए बल्कि उससे निपटने के तरीकों पर भी बात की जाए, लोगों को उसके लिए भी जागरूक किया जाए। और दैनिक जीवन में पानी का क्या मूल्य है? पानी एक बहुत कीमती चीज़ है हम सभी के लिए। हम सभी जानते हैं हर वक्त रोज़मर्रा के कामों में हमारे पानी का क्या इस्तेमाल है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए कि पानी कितनी अमूल्य धरोहर है हम सभी के लिए। तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और जो पानी का मूल्य है उसको लोगों के अंदर उजागर करना, तो ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो ये दिवस मनाया जा रहा है, इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र का एक और मुख्य उद्देश्य है कि सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 6 का समर्थन करना। और ये SDG 6 क्या है? 2030 तक सभी लोगों के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धि, ये SDG 6 का लक्ष्य है और इसको समर्थन करना इस दिवस का उद्देश्य है। तो ये बात हुई हमारी विश्व जल दिवस 2021 की। अब बात करते हैं भारत में जल संकट की। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि विश्व भर में तेजी के साथ जल संकट बढ़ रहा है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी जल संकट की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो भारत में जल संकट की बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जल संकट का मतलब आखिर क्या है। तो जल संकट का मतलब यही है कि किसी भी एक क्षेत्र के अंतर्गत जल की उपयोग की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए जो उपलब्ध जल संसाधन हैं उनकी जब कमी हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं जल संकट। तो ये जल संकट तेजी के साथ सब जगह बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है। और अगर पूरे पृथ्वी की बात करें पीने योग्य पानी की, तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.07% ही शुद्ध जल है। यानी कि इतना कम परसेंटेज है जो पृथ्वी पर पानी उपलब्ध है, पूरा जल उपलब्ध है, उसका सिर्फ 2.07% ही शुद्ध जल है। अब भारत की बात करते हैं तो भारत भी जो विश्व भर में तेजी से, जैसे मैंने बात की, तेजी से जो जल संकट का सामना कर रहे हैं देश, उनमें उन्हीं देशों में से एक है जिनमें तेजी के साथ जल संकट का सामना किया जा रहा है। और अगर बात करें तो वर्तमान में 50% से भी अधिक आबादी जो देश की है वो सुरक्षित पेयजल की सुविधा से वंचित है। यानी भारत की 50% से भी ज़्यादा आबादी सुरक्षित पेयजल यानी साफ शुद्ध पानी की सुविधा से महरूम है, वंचित है। इसके अलावा सुरक्षित पानी तक पहुंच की कमी की वजह से,
यानी अगर लोगों को सही साफ पानी नहीं मिलेगा, गंदा पानी मिलेगा या साफ सुथरा शुद्ध जल नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से, बीमारियों की वजह से हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है देश में। इसके अलावा कई शहर डे जीरो की कगार पर है। डे जीरो का मतलब यहाँ ये है कि जब नलों के अंदर पानी आना बंद हो जाएगा लोगों के, यानी कि जब बूंद बूंद को लोग तरसने लगेंगे, पानी की बहुत ज़्यादा कमी और किल्लत हो जाएगी, तो वो डे ज़ीरो कहलाता है। तो डे ज़ीरो की कगार पर कई सारे शहर हैं देश के। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हमने स्थिति देखी, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों इस तेज़ी के साथ जल संकट सामने आ रहा है, जल संकट की जो विभीषिका है वो इस तेज़ी के साथ क्यों आ रही है सामने। तो सबसे पहला, मानसून की अस्थिरता, यानी कि जो बारिश होती है उसकी अस्थिरता की वजह भी एक समस्या है जल संकट की वजह से, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है, और इसी की अस्थिरता की वजह से और वक्त पर ना होना बारिश का, तो ये अस्थिरता की वजह से भी ये एक समस्या पैदा होती है। इसके अलावा अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलें, जो कई सारी ऐसी फसलें हैं भारत में, इस तरह की फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट और कपास। तो ये फसलें इस तरीके जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इससे पानी का जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा इनमें बढ़ जाता है। तो इसकी वजह ये इस तरीके की फसलें भी एक वजह हो सकती हैं, इसकी एक कारण मानी जा सकती हैं। इसके अलावा जो जल का पुनरुपयोग है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं, हाथ धोने का पानी हो, चाहे हम बाथरूम में जो पानी यूज़ कर रहे हैं, किचन में पानी यूज़ कर रहे हैं, हर तरीके का पानी सब एक ही गंदे पानी में जाकर मिल जाता है। तो इस तरीके से तो पानी का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से, उसका पुनरुपयोग सही तरीके से ना हो पाना, ये भी एक समस्या है, और सही तरीके से पानी को इस्तेमाल ना करना वो भी एक समस्या है। इसके अलावा भूजल का अत्यधिक दोहन या उपयोग, हम अक्सर देखते हैं कि जो बोरवेल्स लगे होते हैं शहरों में की अगर बात करें, तो शहरों में भी जो बोरवेल्स लगे होते हैं, तो वहाँ जिसका बोरवेल है, तो ये आमतौर पर ये माना जाता है, ये समझा जाता है, हम लोग ये समझते हैं कि जब हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर तो हमारे कोई रोक टोक है नहीं, जितना मर्जी चाहे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पानी से हम बाहर सड़कों की धुलाई कर रहे हैं, अपने घर की धुलाई कर रहे हैं, कार की धुलाई कर रहे हैं, स्कूटर्स की अलग अलग धुलाइयाँ उसकी कर रहे हैं, तो ये पानी पूरा इस तरीके से वेस्ट होता है, क्योंकि हमें पानी की समस्या तो है ही नहीं कि हम नल के पानी पर तो डिपेंड है नहीं, हम बोरवेल से पानी चलाएंगे, अपना ऊपर टैंक भरेंगे, उसको इस्तेमाल कर लेंगे, जब चाहे जितना चाहे उस पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का खुला इस्तेमाल करना, बेवजह खूब ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो ये भूमिगत जो जल है, भूजल जो है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा दोहन है, ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल है और बेजा इस्तेमाल है, यानी गलत इस्तेमाल है, बिना ज़रूरत के इसका इस्तेमाल है। तो ये भी एक समस्या, उसकी वजह से क्या है, जो भूजल का स्तर है वो गिरता चला जाता है, तो ये एक समस्या है। इसके अलावा वर्षा जल का संग्रहण सही तरीके से नहीं, जो रेन वाटर है उसका सही तरीके से संग्रहण अगर नहीं है तो वो भी एक समस्या है, क्योंकि रेन वाटर जो बारिश का पानी है, तो अगर जैसे हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखें, तो बारिश का पानी पूरा नीचे आकर बिल्कुल नीचे पहाड़ों पर रुकता नहीं है और नीचे चला जाता है और पूरा वेस्ट हो जाता है, तो उसका सही तरीके से संग्रहण ज़रूरी है। शहरों में भी देखें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका सही तरीके से संग्रहण ना हो पाना, इस पानी का सही तरीके से समुचित इस्तेमाल ना कर पाना भी एक समस्या है। इसके अलावा जल संरक्षण को लेकर जागरूकता का अभाव, जैसे अभी हमने बात की, भूजल की बात की, वर्षा जल संग्रहण की बात की, तो लोगों में इस जागरूकता का अभाव है कि जो जल संग्रहण है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज जिस तरीके से जो जल संकट की समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, उसको देखते हुए ये जागरूकता का अभाव लोगों में एक बड़ी समस्या बन सकता है कि लोगों को ये सही तरीके से पता ना होना कि किस तरीके से जल हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसका संरक्षण करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अब इसका प्रभाव क्या होगा, कारण तो हमने समझ लिए, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो खाद्य की कमी की समस्या सामने आ जाएगी, क्योंकि जब पानी की समस्या होगी तो फसलों को सही तरीके से सिंचाई उपलब्ध नहीं होगी, जब सिंचाई नहीं होगी
तो जाहिर बात है फसलों में कमी आएगी, तो खाद्य की जो समस्या है, खाद्य की कमी की समस्या, वो अपने आप सामने आ जाएगी, अपने आप वो बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा आजीविका का संकट होगा। जब कहीं पानी की कमी होगी तो वहाँ जाहिर बात है आजीविका का संकट आ जाएगा, लोग वहाँ रह नहीं पाएंगे, तो विस्थापन की समस्या, प्रवासन की समस्या वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो एक समस्या कई सारी समस्याओं को जन्म देगी, यानी कि पानी की कमी से, जल संकट से कितनी भयंकर जो उसके प्रभाव हैं वो सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक अस्थिरता, जाहिर बात है जब आजीविका का प्रश्न सामने आ जाएगा उसमें समस्या हो जाएगी। तो और जाहिर बात है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करेंगे तो उससे आर्थिक अस्थिरता भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सामने आ जाएगी। जैव विविधता की हानि, जब किसी एक क्षेत्र में, अगर किसी एक क्षेत्र में पानी की समस्या की कमी होगी, पानी की समस्या आ जाएगी, तो वहाँ पर जो जैव विविधता है, जो उससे उस क्षेत्र की पूरी जैव विविधता है, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो जाहिर बात है पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। जब मनुष्य प्रभावित होगा तो जीव जंतु सभी प्रभावित होंगे, पेड़ पौधे प्रभावित होंगे, तो पूरा सीधा सीधा असर उसका जैव विविधता पर दिखाई देगा और वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगी। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका, ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जब हम अक्सर देखते हैं कि जल को लेकर, शहरों में भी अक्सर देखा जाता है कि पानी को लेकर, पानी भरने की समस्या को लेकर आपस में लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। तो पानी की वजह से ना सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे, लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करेंगे, आर्थिक अस्थिरता आ जाएगी, तो ये सब लोगों को और ज़्यादा अग्रेसिव करेंगी। और साथ साथ जो पानी है, क्योंकि पानी एक बेसिक नीड है, आधारभूत आवश्यकता है, तो हर किसी को चाहिए, तो हर किसी को पहले चाहिए, तो उसकी वजह से लोगों में लड़ाई और कानून व्यवस्था जो है वो उससे कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी। तो ये इसके प्रभाव की बात हुई। अब हमने कारण भी जाने, प्रभाव भी जाने। अब क्या सरकार ने इससे निपटने के लिए इन सब की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं? तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जल संरक्षण के लिए मनरेगा, यानी मनरेगा के जरिए सरकार क्या कर रही है कि भूजल संचयन में सुधार करने के लिए और जल संरक्षण और इसके साथ साथ भंडारण तंत्र का निर्माण करने पर भी ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है। इसके अलावा एक और है जल क्रांति अभियान। इसमें क्या है कि ये ब्लॉक स्तरीय जल संरक्षण योजनाओं के जरिए गांवों और शहरों में जनांदोलन लाया जाए, ताकि लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके और उनमें इसका महत्व बताया जा सके, जल संरक्षण का, कि कितना जरूरी है ये। तो ये इस जल क्रांति अभियान की बात हुई। इसके अलावा है राष्ट्रीय जल मिशन। इसमें क्या है, पानी का संरक्षण करना, इसके अलावा उसके अपव्यय को रोकना। मतलब एक तरफ संरक्षण तो करना है ही, साथ साथ उसका जो अपव्यय है, उसका जो फालतू इस्तेमाल है, उसको भी रोकना इसका मकसद है। इसके अलावा जो जल उपयोग है उसकी दक्षता में 20% की वृद्धि करना इस मिशन का उद्देश्य है। इसके आगे बात करें, इसके साथ साथ एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के भीतर समान वितरण को सुनिश्चित करना इस मिशन का उद्देश्य है। अब एक और है नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। नीति आयोग ये सूचकांक जारी करता है और इसका मकसद क्या है कि जो देश में जो जल संकट की स्थिति है उसके बारे में लोगों को बताना, और जो सरकारें हैं, लोगों के साथ साथ जो सरकारें हैं, राज्य सरकार हैं, केंद्र शासित प्रदेश सरकार हैं, उनके बीच जागरूकता फैलाना, ताकि आपस में मिलकर वो किस तरीके से इसके लिए कदम उठा सकें, क्या क्या उसके लिए इनिशिएटिव ले सकें, आपस में सरकार और वहाँ के लोग मिलकर साथ में काम कर सकें। तो ये इसका एक मकसद है। इसके साथ साथ जो बढ़ता जल संकट है उसकी स्थिति में राज्यों में प्रभावी जल प्रबंधन को सक्षम बनाना, यानी कि जो तेजी के साथ जैसे जल संकट बढ़ रहा है उसको देखते हुए राज्यों में किस तरीके से प्रभावी जल प्रबंधन किया जा सकता है, उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, उसके लिए काम करना, उसको सक्षम बनाना, उस पर काम करना। इसके अलावा जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, पेयजल नीति और शासन जैसे कई विभिन्न पहलू इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये इन सब पहलुओं के आधार पर ये जो सूचकांक है वो तैयार किया जाता है, नीति आयोग इसको जारी करता है। तो ये इसके उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ये तैयार किया जाता है। अब पहले हम आगे की राह देखें, उससे पहले आप आज का प्रश्न देख लीजिए। पहले
प्रश्न क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आगे और कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि इस तरह की समस्याओं से निपटा जा सके और लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। चलिए प्रश्न देखते हैं। जल संकट से निपटने के लिए नदी जोड़ो परियोजना एक बेहतर कदम हो सकती है, टिप्पणी कीजिए, साथ ही इससे जुड़ी समस्याओं को भी इंगित कीजिए। अभी हमने नदी जोड़ो परियोजना की बात की थी, केन बेतवा की हम जो बात कर रहे थे, तो उसमें हमने उसका फायदा भी देखा था कि क्या उसका लाभ होगा, और हमने उससे जुड़ी कुछ जो समस्याएं हैं या क्या उसका प्रभाव हो सकता है नकारात्मक, तो उस पर भी हमने बात की थी। तो उसी को समझते हुए आप ये प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, क्योंकि हमने उसमें कुछ पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन किया था जिस पर, तो उसी को के हिसाब से आप ये प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हम ये जो समस्याओं की बात कर रहे थे कि भारत में जिस तरीके से जल संकट बढ़ रहा है उसके क्या कारण हुए, क्या प्रभाव हो सकते हैं, देखा कि किस तरीके के गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, तो उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, लोग किस तरीके से इसके जागरूकता फैलाकर किस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल का संचयन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। इसके लिए सरकार जो लोग हैं उनको सब्सिडाइज कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं लोग तो उनको सब्सिडी दी जाएगी, तो उससे लोग प्रोत्साहित होंगे, इंसेंटिव्स देने का प्रावधान कर सकती है। तो इससे लोग प्रोत्साहित होंगे कि अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो इससे हमें सरकार की तरफ से ये फ़ायदा मिलेगा, तो उसका फ़ायदा लोगों को भी होगा और सरकार को भी होगा। तो इसके अलावा पानी का तर्कसंगत मूल्य निर्धारण, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि भूजल का जो उपयोग है तो लोग उसको बेकार में ज़रूरत से ज़्यादा बेइंतहा इस्तेमाल उसका करते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि उस पर उनका कोई रोक तो है नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा जितना चाहे इस्तेमाल करें, जहाँ चाहे इस्तेमाल करें। जैसे आपने भी कई बार देखा होगा कि लोग फर्श की धुलाई कर रहे हैं, सड़कों पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ज़बरदस्ती छिड़काव कर रहे हैं, तो इस तरीके का सरकार उस पर रोक लगा सकती है सही तरीके से उसका मूल्य निर्धारण करके। और इसके अलावा जैसे जो भूजल उपयोग की हम जो बात कर रहे थे भूजल की, तो उसमें जैसे बोरवेल की बात हो, अगर बोरवेल का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, तो अगर सरकारी बोरवेल है कहीं तो उसमें सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में सरकारी बोरवेल के अलावा कोई और बोरवेल वहाँ ना लगाया जाए, जिससे कि जो भूजल स्तर है वो तेज़ी के साथ नीचे ना गिरे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो परंपरागत तालाब हैं उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए भी किया जा सकता है। और जैसे हम बात कर रहे थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, और इसके अलावा जैसे क्योंकि आजकल तालाब बहुत कम हो गए हैं तो तालाबों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जो पानी इकट्ठा हो, वर्षा जल हो, तो उसको इकट्ठा एक जगह करके तालाबों को फिर से बनाया जा सकता है, जिससे कि उसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। पानी सिंचाई के लिए किया जा सकता है और भी कई तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो कैच डैम है वो बनाए जाएं। इसमें क्या होता है कि जो पानी आता है वर्षा जल का, तो उसमें अगर कहीं ढलान है, जैसे हम पहाड़ों की बात कर रहे थे, तो पहाड़ों से अगर पानी आए तो वहाँ पर उसके लिए एक छोटा सा जैसे एक बाड़ लगा दी जाए, तो उसके ज़रिए जहाँ ढाल है उस जगह एक बाड़ सी लगा दी जाए, जिससे पानी जब वो आए वहाँ पर तो वहाँ इकट्ठा हो जाए, और जब ओवरफ्लो हो उससे तो उसके आगे एक गड्ढा सा बना के, जैसे तालाब वगैरह की बात करें तो एक गड्ढा बना के उसमें वो पानी जा सकता है। तो फ्रेश वाटर वो वहाँ चला जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, पानी उसका भंडारण हो जाएगा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसके अलावा दक्ष सिंचाई पद्धतियों को अपनाना, यानी कि अच्छे तरीके से, सही तरीके से जो सिंचाई पद्धतियाँ हैं, जैसे हमने बात की कि पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल सिंचाई में किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो सिस्टम्स है, इस तरीके की प्रणालियाँ हैं, उनको अपनाया जा सकता है। और कम जल आवश्यकता वाली फसलों पर ध्यान, जैसे मैंने बात की थी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी लेने वाली फसलें हैं, उनकी जगह इस तरीके की फसलें उगाई जा सकती हैं जिनमें पानी का कम से कम इस्तेमाल होता हो। तो ये कई सारे सुझाव इस तरीके के हैं जिन्हें अपनाकर धीरे धीरे हम काफ़ी हद तक इस समस्या से निपट सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान देकर। और इसके अलावा साथ साथ लोगों में इसको जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई जाए कि कितना ज़रूरी है और किस तरीके से हम तेज़ी के साथ जल संकट
की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी के साथ हम भी और पूरा विश्व तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ लोगों में इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।